तो अभी हम शुरू कर रहे हैं। एक तो टैक्सेशन क्या है और टैक्स और फी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहले है यहाँ पर कराधान का इंट्रोडक्शन, यानी कि टैक्सेशन का इंट्रोडक्शन। तो टैक्सेशन क्या है? टैक्सेशन एक ऐसा विधिक तंत्र है, यानी कि एक ऐसी न्यायिक प्रणाली है जिसके माध्यम से सरकार क्या करती है, जनता से धन इकट्ठा करती है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, सार्वजनिक सेवाएं चला सके, कल्याणकारी योजनाएं चला सके, ठीक है। यानी कि जो जितने भी सरकार योजनाएं चलाती हैं उनके लिए जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, वो टैक्सेशन से आता है, ठीक है। तो टैक्स क्या है? टैक्स जो है सरकार द्वारा दो प्रकार से लगाया जाता है। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन को ही कवर करते हुए हम इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा प्राचीन काल में। प्राचीन काल में क्या होता था, टैक्स को या तो बलि कहा जाता था, या शुल्क कहा जाता था, या कर कहा जाता था, ठीक है। टैक्सेशन का जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, यानी कि प्राचीन मिस्र में, रोम में और प्राचीन भारत में भी टैक्स सिस्टम का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अब फिर उसके बाद हम देख रहे हैं दूसरा पॉइंट, मनुस्मृति। मनुस्मृति में भी कर का हमारा वर्णन मिलता है, ठीक है। राजा को अपनी प्रजा से, अपने नागरिकों से क्या कहता है कि उचित कर लेना चाहिए, और जिसके बदले वो क्या करेगा, वो उनकी रक्षा करेगा, ठीक है। फिर आया हमारा मौर्य काल। मौर्य काल में हमारे थे चाणक्य। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में हमारे टैक्सेशन को बहुत विस्तार से समझाया, उसकी कर की व्यवस्था को समझाया, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में टैक्सेशन के लिए नियम लिखे गए, ठीक है। उस समय क्या होता था, राजा जो है वो अनाज, जानवर या सोने के बदले जो है, सोने के रूप में जो है वो टैक्स लेते थे, ठीक है। फिर आया हमारा मध्यकाल, ठीक है। मध्यकाल में कौन थे? हमारे मुगल थे। वो क्या करते थे, वो लैंड रेवेन्यू पर ज़्यादा फोकस करते थे, जिसे कहा जाता था खराज, ठीक है। खराज जो था वो उस टाइम का मेन टैक्स था, मुख्य टैक्स था। किसानों को अपनी फसलों का जो है एक हिस्सा देना पड़ता था, ओके। तो ये था हमारा मध्यकाल। मध्यकाल के बाद आ गया हमारा ब्रिटिश काल। अब ब्रिटिश काल में क्या हुआ, जो टैक्स प्रणाली थी वो और ज़्यादा जटिल हो गई, ठीक है। उसमें क्या आ गया, उसमें जमींदारी वाली प्रथा भी आ गई, ठीक है। और आधुनिक जो टैक्स सिस्टम है, यानी कि आज के टाइम में जो हम टैक्स सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं वो ब्रिटिश काल में ही आया था, ठीक है। जैसे आयकर अधिनियम आया 1860 में, ये हमारा पहला इनकम लॉ था, इनकम टैक्स लॉ था इंडिया का, ठीक है। फिर 1922 में हमारा जो है इनकम टैक्स बना, ठीक है। 1922 में इनकम टैक्स बन गया। फिर उसको 1961 में जो है अपडेट किया गया, यानी कि उसको संशोधित किया गया, और आज भी हम उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं नोवाडेज, यानी कि आज के टाइम में टैक्सेशन के क्या पोजीशन है। तो आज के टैक्स सिस्टम में जो है वो जीएसटी को भी जोड़ दिया गया है, जो कि 2017 में जोड़ा गया था। इनकम टैक्स और इसमें कॉर्पोरेट टैक्स दोनों को इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री टैक्सेशन की। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, कि ये जो हम टैक्स लगा रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो टैक्सेशन का उद्देश्य, सिर्फ टैक्सेशन का काम ये नहीं है कि हम पैसे इकट्ठे कर लेंगे, बल्कि उसके साथ जो है वो समाज में बदलाव लाने के लिए भी साधन है। क्या करता है, पहले तो ये का ऑब्जेक्टिव हो गया कि इसको कि हमें रेवेन्यू जनरेट करके देता है, यानी कि सरकार को रेवेन्यू जनरेट करके देता है। दूसरा, ये रिड्यूस करता है इकोनॉमिक अनइक्वालिटी को, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी में अनइक्वालिटी है, अमीरी और गरीबी की, उसको रिड्यूस करता है। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो इकोनॉमी है उसको ग्रो करने में मदद करता है। तीसरा, इकोनॉमिक कंट्रोल, यानी कि इकोनॉमी को कंट्रोल करने में मदद करता है। और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, हमारा सोशल वेलफेयर, ठीक है। अब इकोनॉमिक कंट्रोल हो गई, इकोनॉमिक की ग्रोथ होगी, तो फिर क्या होगा, सोशल वेलफेयर ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स हैं, इनको हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा रेवेन्यू जनरेशन। सरकार को सामाजिक सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए, ठीक है। और तो सरकार की आय कहाँ से आती है, टैक्स सरकार की आय का मुख्य स्रोत है, ठीक है। उदाहरण के लिए भारत में सन 2024-25 में इनकम टैक्स से जो है और जीएसटी से सरकार को लाखों करोड़ों रुपये प्राप्त हुए,
ठीक है, तो ये क्या है, उनकी आय का स्रोत हो गया। दूसरा हम बात कर रहे थे रिड्यूस इकोनॉमिक अनइक्वालिटी। जो अनइक्वालिटी है इकोनॉमिक की, उसको रिड्यूस करता है। वो कैसे? टैक्स सिस्टम द्वारा समाज में आर्थिक असमानता को कम किया जाता है। कैसे किया जाता है? सरकार क्या करती है, अमीर लोगों पर प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है, ठीक है, और गरीब लोगों को क्या करती है, टैक्स में छूट देती है। तो इससे एक बैलेंस बनता है। जैसे कि इनकम टैक्स स्लैब में 30 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो आपको 30% टैक्स देना होगा, ठीक है, तो प्रोग्रेसिव टैक्स हो गया। और अगर 7 लाख तक इनकम है तो वहाँ पर टैक्स की छूट दी जाती है। तो इससे क्या होता है, ये इकोनॉमिक अनइक्वालिटी को कम करता है, ठीक है। फिर आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। टैक्स से एकत्रित धन को इकोनॉमिक ग्रोथ में लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया जाता है, रोड बनवाए जाते हैं, रेलवे स्टेशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इन सब में क्या किया जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। जैसे टैक्स में छूट देकर मतलब कि अगर जैसे कि टैक्स में छूट दी जाती है किसको, कि अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको टैक्स हॉलीडे दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, लोग बिजनेस में एंट्री करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। अब अगला क्या है हमारा, सोशल वेलफेयर में मदद करता है। वो कैसे? टैक्स से जो प्राप्त धन है वो सोशल वेलफेयर के लिए, सामाजिक कल्याण में लगाया जाता है। जैसे कि मुफ्त शिक्षा देना, स्वास्थ्य सेवाएं देना मुफ्त में, ठीक है। जैसे कि जो आयुष्मान भारत योजना है वो टैक्स के पैसे से ही चल रही है, ओके। अब आ जाता है हमारा इकोनॉमिक कंट्रोल। इकोनॉमिक को कंट्रोल किया जाता है। अगर हम टैक्स रेट को घटाकर और बढ़ाकर जो है वो आर्थिक स्थिरता ला सकते हैं, यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम सिगरेट पर ज़्यादा टैक्स लगा दें तो क्या होगा, सिगरेट की खपत को कम किया जा सकता है, ठीक है। टैक्स से इन्फ्लेशन और रिसेशन को हम कम कर सकते हैं, ओके। ये था हमारा ऑब्जेक्टिव कि हम टैक्स इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की, मतलब कि टाइप्स ऑफ टैक्स। तो जो टैक्स है हमारा, वो हमारा 2 प्रकार का है। एक है हमारा डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट टैक्स अगर मेरे पे लग रहा है तो मैं ही दूंगी। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि कहीं ना कहीं वो जो पे कर रहा है, पे करने वाला अलग है और चुकाने वाला अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं डायरेक्ट टैक्स। डेफिनेशन, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो किसी व्यक्ति पर या संस्था पर डायरेक्टली लगता है, ठीक है, और उसका भुगतान वही व्यक्ति करेगा जिस पर वो लगाया गया है, ठीक है। जैसे कि इनकम टैक्स, अगर मान लो मुझ पर लगा है, मेरी इनकम पर लगा है तो मैं ही उसको टैक्स को पे करूँगी, ठीक है। आपकी पे लगा है तो आप ही पे करोगे। वेल्थ टैक्स हो गया। दूसरा हो गया हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, किसी कॉर्पोरेट पर लगा है तो वही पे करेगा उसको, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, वो एक ऐसा टैक्स है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगता है और अंत में उसको जो कंज्यूमर है, जो उसको कंज्यूम कर रहा है, वो पे करेगा, है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी होगा और हमारा एक्साइज ड्यूटी, ये है हमारे इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। डायरेक्ट टैक्स की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अमीर लोगों से प्रोग्रेसिव टैक्स लगाकर असमानता को कम कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो रही है 30 लाख से तो 30% टैक्स लगेगा उस पर, ओके। तो प्रोग्रेसिव टैक्स लगाकर हम लोगों में असमानता को कम कर सकते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस, दूसरी इम्पोर्टेंस क्या है, सरकार को सीधा एवं स्थिर आय देता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स की। ज़्यादा लोगों से टैक्स वसूलने में आसानी होती है क्योंकि ये सामान की कीमत में इंक्लूड होता है, तो ज़्यादा लोगों से टैक्स वसूलने में आसानी होती है। लेकिन ये गरीबों पर बोझ डालता है, क्यों? क्योंकि अगर कोई अमीर उपभोक्ता है वो भी सेम टैक्स पे कर रहा है और अगर कोई गरीब है तो वो भी सेम टैक्स पे कर रहा है, इसलिए ये गरीबों पर ज़्यादा बोझ डाल सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। डायरेक्ट टैक्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इनडायरेक्ट टैक्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। डायरेक्ट टैक्स जो है वो होता है प्रोग्रेसिव इन नेचर, ठीक है, यानी कि ज़्यादा टैक्स ज़्यादा कमाई या फिर ज़्यादा कमाई ज़्यादा टैक्स, ओके। टैक्स देने वाला और टैक्स बोझ जो है वो एक ही व्यक्ति पर होते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स का क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स में रिग्रेसिव इन नेचर होता है। गरीब और अमीर दोनों को एक ही
रेट से टैक्स देना होता है। टैक्स देने वाला दुकानदार और टैक्स बोझ यानी कि उपभोक्ता दोनों व्यक्तियों पर अलग अलग होता है। तो ये थे डिफरेंस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के और हमारे डायरेक्ट टैक्स के। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। वैसे तो जब हम इन दोनों का मीनिंग अच्छे से समझ लिया, इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझ ली, तो हम इसमें डिफरेंस खुद ही कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमारा पैरामीटर देखेंगे। हमारा पैरामीटर है टैक्स ऑन, यानी कि टैक्स किस पर लगता है। तो डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स है वो किसी व्यक्ति पर, संस्था पर लग सकता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो वस्तु और सेवाओं पर लगता है। ठीक है। एग्जाम्पल में डायरेक्ट टैक्स के लिए हम देंगे कि इनकम टैक्स आ गया हमारा, कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, ठीक है, वेल्थ टैक्स आ गया। और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल में हमारे जीएसटी आ गया, एक्साइज ड्यूटी आ गया, कस्टम ड्यूटी आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा नेचर। जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है वो है हमारा प्रोग्रेसिव नेचर का। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इनकम तो ज़्यादा टैक्स। और जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है वो है हमारा रिग्रेसिव नेचर का, यानी कि सबको एक समान ही चुकाना पड़ेगा, उपभोक्ता ठीक है, अमीर हो या गरीब हो। अब आता है हमारा बर्डन। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन उस पे होता है, यानी कि टैक्स देने वाला ही उसको चुकाएगा। ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में उपभोक्ता से वसूल किया जाता है, फाइनल जो हमारा कंज्यूमर होगा उससे वसूल किया जाता है। ठीक है। अब क्या है ट्रांसपेरेंसी। डायरेक्ट टैक्स में क्या करना पड़ता है हमें, अपनी मतलब इनकम, डायरेक्ट टैक्स में हम अपनी इनकम शो करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, तो उस वहाँ क्या होता है ट्रांसपेरेंसी होती है। ठीक है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो हमारा छुपा हुआ होता है, यानी कि हमारे उसमें ही इंक्लूड होता है, प्राइस में ही। ठीक है, तो हमें पता नहीं रहता। अब आ जाता है हमारा प्रोसेस, इसको पे करने का प्रोसेस कैसा है। डायरेक्ट टैक्स को जब हम पे कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी रिटर्न फाइल करनी होती है, पता नहीं क्या क्या, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह, तो उसमें जो है वो मुश्किल कागजी कार्रवाई होती है। ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, वो तो हमारा जो हमारा प्रोडक्ट है या सर्विस है उसी में इंक्लूड होता है, तो ये कंपैरेटिवली आसान होता है। ठीक है। तो ये था हमारा टैक्सेशन का इंट्रोडक्शन और टैक्सेशन के टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स एंड फ़ी की। ठीक है, यानी कि टैक्स और फ़ी को हम जानेंगे, इनके डिफरेंस को हम जानेंगे, इनके इम्पोर्टेंस को, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को और इनका डिफरेंस हम समझेंगे। तो टैक्स क्या है। टैक्स सरकार को दिया जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान है जिसके बदले हमें कोई डायरेक्ट लाभ नहीं मिलता। ठीक है। जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी, अब हम ये टैक्स पे कर रहे हैं बट हमें इनका कोई डायरेक्टली लाभ नहीं मिल रहा। ठीक है। इनका हमें इनडायरेक्ट लाभ मिलता है, जैसे कि मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा की सेवाएं, ठीक है, मुफ्त हॉस्पिटल्स की हमें सर्विसेज मिलती है, ये हमारे टैक्स के पैसे से हमें मिलती है। ठीक है। फ़ी क्या है, ये किसी खास सेवा के बदले सरकार या संस्था को दिया जाने वाला एक भुगतान है। ठीक है। यानी कि जैसे कि कोर्ट की फ़ी, लाइसेंस की फ़ी, एग्ज़ाम की फ़ी, तो इससे हमें क्या मिलता है, एक डायरेक्ट लाभ मिलता है। ठीक है, इससे हमें एक डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, टैक्स और फ़ी में अंतर को समझना ज़रूरी है ताकि हमें ये पता चल सके कि हम सरकार को अपने पैसे जो है क्यों दे रहे हैं, किस आधार पर हम भुगतान कर रहे हैं। टैक्स से सरकार क्या करती है, बड़े स्तर पर काम करती है, जैसे कि रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य। ठीक है। जबकि फ़ी क्या काम करता है, फ़ी का यूज़ जो है वो छोटी सेवाओं के लिए होता है। टैक्स से सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है, ठीक है, और फ़ी छोटे सेवाओं के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी अब इसकी, टैक्स जो है वो कंपलसरी होता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी के ऊपर टैक्स लगाया गया है तो उसको कंपलसरी पेमेंट करनी ही पड़ेगी। ओके। दूसरा क्या है, नो डायरेक्ट बेनिफिट। जैसे कि हमने अगर मीनिंग समझ लिया ना तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें खुद ही पता चल जाती है। ठीक है। तो ये क्या आ गया, नो डायरेक्ट बेनिफिट, यानी कि टैक्स का भुगतान का हमें कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता। यूज़ फॉर जनरल वेलफेयर, और इसका यूज़ कहाँ होता है, जनरल वेलफेयर के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है। फिर आ जाती है हमारी फ़ी क्या है, उसके उल्टा हो जाएगा। टैक्स क्या था, एक कंपल्सरी पेमेंट, ये क्या है, वॉलंटरी पेमेंट, यानी कि हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। अगर हमें सर्विस चाहिए तो हम पे करेंगे, नहीं चाहिए तो नहीं करेंगे।
ठीक है। फिर दूसरा है इसका स्पेसिफिक बेनिफिट मिलता है, जैसे कि हम जो जिस काम के लिए फी पे कर रहे हैं वो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। तीसरी इसकी क्या है, स्पेसिफिक सर्विस, स्पेसिफिक सर्विस के लिए, ठीक है, जो सर्विस हमें चाहिए उसके लिए हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आ जाता है हमारा क्या, डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, टैक्स और फी में क्या डिफरेंस है। अगर हमने कैरेक्टरिस्टिक समझ ली है, मीनिंग समझ लिया है, तो डिफरेंस हम इसमें खुद कर सकते हैं। पहला है पर्पस के बेस पे। पर्पस क्या है, टैक्स का पर्पस है सामान्य कल्याण करना, ठीक है, सरकार की इनकम का स्रोत है। फी का पर्पस क्या है, खास सेवा के लिए भुगतान करना, कोई स्पेसिफिक सर्विस के लिए हमें उसको भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, नेचर, तो टैक्स का नेचर कैसा है, कंपल्सरी है, और फी का नेचर कैसा है, वॉलंटरी है, ठीक है। दूसरा है बेनिफिट, टैक्स का हमें कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता, जबकि इसके कंपैरिजन में या इसके डिफरेंशिएशन में हमें फ़ी के बदले इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। एग्जाम्पल के लिए टैक्स में जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, ये सब हमारे टैक्स में आ जाते हैं। फ़ी में एग्ज़ाम फ़ी, लाइसेंस फ़ी, ये हमारी फ़ी के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये था टैक्स और फ़ी का डिफरेंस। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि बिना कानून के कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। यानी कि अगर किसी चीज़ के लिए कानून नहीं है तो हम उस पर टैक्स नहीं लगा सकते। अगर हमें टैक्स वसूल करना है तो उसके लिए पहले कानून में नियम बनाया जाएगा, प्रोविज़न बनाया जाएगा, उसके बाद ये कौन कहता है, ये कहता है आर्टिकल 265। और फीस का नियम कैसा है, फीस हमेशा सेवा से जुड़ी होनी चाहिए, और ये क्या होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, कोई भी ऐसे ही फीस नहीं ले सकता, ठीक है। अब हमारे हैं यहाँ पर ओवरऑल मिला के प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। ये किसके हैं, एडम स्मिथ के सिद्धांत हैं। एडम स्मिथ ने हमें 1 2 3 4 हमें सिद्धांत बताए हैं। पहला है इक्विटी, यानी कि जो टैक्स जो है वो कमाई के हिसाब से होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए उन दोनों पर, जैसी कमाई वैसा टैक्स होना चाहिए। दूसरा है सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब है कि जो टैक्स की राशि है और टैक्स वसूलने का समय है वो निश्चित होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है हमारा। कन्वीनियंस, यानी कि जो कन्वीनियंस होना चाहिए, आसानी होनी चाहिए, टैक्स देना आसान होना चाहिए। और इकोनॉमी, यानी कि टैक्स वसूलने की जो प्रोसेस है वो सस्ती होनी चाहिए, इकोनॉमी होनी चाहिए, ठीक है। ये था हमारे प्रिंसिपल्स। अगला है हमारा मेथड्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेथड्स ऑफ टैक्सेशन, यानी कि टैक्स जो हम लगा रहे हैं वो कितने मेथड से लगा सकते हैं, या टैक्स को जो हम वसूल कर रहे हैं वो किन तरीके से हम वसूल कर सकते हैं। तो पहला हो गया हमारा प्रोग्रेसिव, जैसे कि हमने डायरेक्ट टैक्स वसूल किया था। दूसरा हो गया हमारा रिग्रेसिव, जो हमने इनडायरेक्ट टैक्स वसूल किया था। और तीसरा है हमारा प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब प्रोग्रेसिव में क्या होगा, ज़्यादा कमाई ज़्यादा टैक्स, यानी कि जिसकी ज़्यादा इनकम होगी उसका उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा, जो कि हमारा यूज़ होता है कहाँ पे, डायरेक्ट टैक्स में, ठीक है। दूसरा है हमारा रिग्रेसिव मेथड। रिग्रेसिव मेथड कहाँ यूज़ होता है हमारा, रिग्रेसिव मेथड का मतलब है सभी पर एक समान टैक्स लगेगा, ठीक है, जो कि हमारा यूज़ होता है जीएसटी में, यानी कि गुड्स और सर्विस के टैक्स में। वहाँ पर हम क्या करते हैं, सब पे एक समान टैक्स लगाते हैं, चाहे कोई अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है, चाहे किसी की इनकम बहुत ही कम है, सब पर रिग्रेसिव नेचर का टैक्स लगेगा। यानी कि रिग्रेसिव नेचर से मेथड से जो है टैक्स वसूल किया जाएगा। अब आगे आता है प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट में क्या होता है, जितनी कमाई के अनुपात में टैक्स लगता है, ठीक है, जितनी कमाई होगा उसी रेशियो में जो है टैक्स लगाया जाएगा। तो ये 3 मेथड से हमारे टैक्सेशन के, ठीक है। तो हमने अभी कंप्लीट किया है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन, पर्पस ऑफ टैक्सेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्सेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेशन एंड टाइप्स ऑफ टैक्सेशन, जिसमें हमारा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आ गया, ठीक है। उसके इम्पोर्टेंस, उसका डिफरेंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली। उसके बाद हमारा टैक्स और फी में हमने समझा, उसके इम्पोर्टेंस समझे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझे और उसके हमने डिफरेंस समझा। उसके बाद हमने 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करे कि आर्टिकल 265 जो है वो ये कहता है कि बिना कानून के कोई टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता, ठीक है। और फीस का ये नियम है कि
फीस जो है वो हमेशा सेवा से जुड़ी होगी और उचित होगी। ठीक है, इसके बाद हमने किए प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन जो हमारे थे इक्विटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस और इकोनॉमी। उसके बाद हमने किए मेथड्स, प्रोग्रेसिव मेथड, रेग्रेसिव मेथड और प्रोपोर्शनल मेथड। ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। और लाइक सब्सक्राइब कर दियो। बाय।